स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे। स्वराज मिशन के जो पीपी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा है कि कैसे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने अपने जीवन की वो स्ट्रगल की गाथा सुनाई लोगों को कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों का और कौन कौन सी बाधाओं का उन्होंने सामना किया है और कैसे उसे पार करके आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जुड़ी हुई हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फूलो देवी नेताम जी। स्वागत है आपका फूलो जी। फूलो जी, पहले हम जनता के कुछ प्रश्न हैं जो आपसे हम सीधे लेंगे और रूबरू होते हुए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही और किन परिस्थितियों में आपने यहाँ तक का सफ़र गुजारा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं स्वराज्य चैनल को बधाई दूंगी और आपके चैनल के माध्यम से आज जुड़ने को मौका मिला। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपने जानना चाहा। निश्चित तौर पर मैं एक किसान घर की बेटी हूँ। किसान घर के बेटी होने के नाते गांव में पली बढ़ी और गांव के स्कूल में पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद माध्यमिक शाला होने के बाद हायर सेकेंडरी के लिए मैं फरसगांव में आई और उसके बाद शादी हो गया। शादी के बाद 2 साल बाद मैंने राजनीति में कदम रखा, क्योंकि गांव के लोग का कहना था कि पढ़ी लिखी महिला है, इसको चुनाव लड़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं जनपद अध्यक्ष के पद में आई, जनपद की चुनाव लड़ी। उसमें मेरे ससुराल में मेरे देवर लोग के साथ चुनाव प्रचार करने जाती थी और मेरे पतिदेव हैं, उनका हमेशा सहयोग रहा है। हर समय उन्होंने सहयोग किया। उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कहीं ना कहीं उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कभी हमें रोक टोक नहीं किए, हम काम करते गए और यहाँ तक पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर मेरे परिवार, मेरे घर वाले, मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा सहयोग है। तब मैं निश्चिंत होकर राजनीति जीवन में काम कर रही हूँ और काम करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जनपद अध्यक्ष के बाद इनका अच्छा काम है, क्षेत्र के जनता ने मांग रखा तो विधानसभा का चुनाव लड़ी। 98 में विधायक बन गई, चुनाव जीत गई। उसके बाद 2003 के चुनाव में मैं विधानसभा में हार गई और 2005 में फिर से, उस समय पूरा बस्तर एक था, तो जिला पंचायत की चुनाव लड़ी। जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई। सदस्य बनने के बाद अध्यक्ष का चुनाव में भी जीत गई। फिर मुझे 2009 में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव कांकेर से लड़ाया। उसमें भी हार का सामना करना पड़ा, पर अच्छा फाइट की मैं उसमें। उसके बावजूद संगठन ने हमेशा कुछ ना कुछ जवाबदारी देते थे। वो संगठन में मैं हमेशा सक्रिय होकर काम की। फिर 2016 में 16 से आज तक मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, जो छत्तीसगढ़ के महिलाओं को जोड़ के संगठित करके काम कर रही हूँ। और आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मैं आज राज्यसभा के पद पे हूँ। कहीं ना कहीं आदरणीय सोनिया जी और कांग्रेस ने जो ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, करवट कांग्रेस के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम हमेशा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनके भावनाओं के अनुसार खरा उतरें, काम करें और लोगों का सेवा करते रहें। कितनी सहजता और सरलता से फूलो देवी जी ने एक
एक माला में जैसे मोती पिरोए रहते हैं, उन्होंने अपनी जीवन की जो यात्रा अभी तक की है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही विस्तृत जानकारी उन्होंने दी है। और कैसे उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात जिक्र की कि उनके पतिदेव का, उनके परिवार का पूरा साथ उन्हें पल पल पे मिला और पग पग पे मिला। हर जगह उन्होंने नॉर्मली ये होता है कि महिलाएं जब राजनीतिक या सामाजिक जीवन में प्रवेश करती हैं या किसी करियर की शुरुआत करती हैं तो उन्हें बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पर ये प्रश्न हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फूलो देवी ने खुद ही बता दिया कि कैसे वो किन परिस्थितियों में राजनीति में आई और कैसे पूरे परिवार ने उनका हर पल और हर समय हर जगह पे साथ दिया और आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। फूलो जी, ये एक बड़ी ही विरले बात है, ऐसी परिस्थितियाँ कम देखी गई हैं कि उत्तर प्रदेश के इस बार के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें स्टार कैंपेनर में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के नाम हैं। ये एक विशिष्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत जिक्र हुआ, कई टेलीविज़न चैनल्स पे भी मैं खुद भी बहुत सारे डिबेट्स में भाग लिया हूँ। ये एक जिक्र हुआ कि और किसी नेता के बजाय मुख्यमंत्री और एक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ जो सांसद हैं छत्तीसगढ़ की फूलो देवी जी, उनका ये सिर्फ 2 लोगों का नाम पूरी लिस्ट में आता है। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में ने एक महिला पे विश्वास किया। क्या कहीं ये कारण ये तो नहीं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो आप लोग का कैंपेन है यूपी में, ये कहीं उसकी परछाई तो नहीं? निश्चित तौर पर मेरा खास तौर पर सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आदरणीय हमारे प्रियंका गांधी जी ने एक स्लोगन दिया है, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, और उसमें यूपी में जाके मेरे को चुनाव प्रचार करने को मौका मिला। और मैं वहाँ खास तौर पर देखी कि साल भर के पहले जो वहाँ पे यूपी में घटनाएं हुई, चाहे वो हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, लखीम खेरी हो, तो वहाँ पे किसी पार्टी के नेता नहीं पहुँचा। वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने छाती तान के खड़ी हुई और लोगों का मदद की, उनके आंसू पोंछने के लिए उनके पास पहुँची। निडर होकर, निर्भीक होकर उन्होंने खड़े होकर लोगों का साथ दिया वहाँ के। और ऐसे कई प्रकार की घटनाएं हैं जहाँ पे प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पहुँचते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं मदद करने के लिए। और उन्होंने ये बहुत बड़ा स्लोगन दिया कि वहाँ की जो बालिकाएं हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो ना डरे, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ का नारा दिया, ताकि हौसला बढ़े, उनका हिम्मत बढ़े, निडर होके काम करे। ये वहाँ के महिलाओं को ऊपर उठाने की बात की। अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले आप यूपी चुनाव के दौरे से वापस आई हैं और हमने वहाँ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी थी। हमारे स्वराज मिशन में भी वो खबर चली थी, जो आपने जैतपुर में और वहाँ पे जो सभाएं की उसमें काफ़ी महिलाएं भी मौजूद थी। आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे? देखिए, कोई महिला जाता है क्षेत्र में तो महिलाओं में उत्साह बढ़ता है और महिलाएं आके बैठ जाती हैं सुनने के लिए, मिलने के लिए, और काफ़ी उत्साह रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जिधर भी प्रियंका गांधी जी जाती हैं और उधर महिलाओं के भारी तादाद में भीड़ लग जाती है। उनसे किस तरह से सरल से मिलती हैं मैडम प्रियंका जी भी, और महिलाएं भी गले लगाती हैं, हाथ मिलाती हैं, और आप को एक हिम्मत के साथ खुशियाँ उनके चेहरे में झलकती हैं। और आने वाले समय में, इस समय में काफ़ी अच्छा वहाँ पे महिलाओं का भूमिका रहेगा और अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए कि महिलाएं आज हर वर्ग में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं पुरुषों के, और समाज में बड़े से बड़े पदों पे विराजमान हैं और आगे भी रहेंगी, यही उम्मीद है। और
चलते चलते कुछ और हल्की फुल्की नोट पे भी कुछ प्रश्न हो जाए। फूलो जी, आपको चीला पसंद है, छत्तीसगढ़ी डिश पसंद है, चीला पसंद है? और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के व्यंजनों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के नृत्य, छत्तीसगढ़ के परिधानों की जो प्रसिद्धि आज वैश्विक पटल पे कर रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। राहुल जी अभी आए थे छत्तीसगढ़ के दौरे पे 3 तारीख को। उसमें उन्होंने यहाँ के बस्तर की कॉफ़ी की और यहाँ के व्यंजनों की बहुत तारीफ़ की है। तो कुछ ऐसे क्षण जो कभी आपकी सोनिया जी से, राहुल जी से या प्रियंका जी से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ कहा हो इसके बारे में? देखिए, हमें तो खुशी है और हम खास तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि बस्तर में बस्तर कॉफ़ी उत्पादन हो रहा है और इसको बाहर में उसके लिए व्यवस्था, मार्केटिंग का व्यवस्था हो रही है। निश्चित तौर पर बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम होगा। और इसके बाद से अच्छे से तो मिलना नहीं हुआ है, इसलिए इस संबंध में मैडम सोनिया जी से बात नहीं हुई है, पर राहुल जी उनका स्वाद ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर में जो पैदा हो रहे हैं उसको हम दूसरी जगह भी मार्केटिंग व्यवस्था करके ले जा सकते हैं और नाम और अच्छा से होगा। इसी तरह कई प्रकार की योजनाएं हैं जो हमारे देश के साथ साथ विश्व में भी आदरणीय भूपेश बघेल जी के ये काम का चर्चा हो रहा है। काम की चर्चा से एक बात याद आई कि ये भी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें छत्तीसगढ़ के मॉडल की काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी बोलबाला था। उनके जो घोषणा पत्र था वहाँ के, उसमें छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं यहाँ पे आपकी सरकार ने अप्लाई की है, जो जिनका क्रियान्वयन हो चुका है, ऐसी बहुत सी योजनाओं का बखान था। कैसे देखती हैं आप ये छत्तीसगढ़ का मॉडल आज यूपी के घोषणा पत्र में भी स्थान दिया गया है? देखिए, कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस जो घोषणा करती है उसको करती है। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही तुरंत आधे घंटे में कैबिनेट बैठक बुलाते हैं और उसमें बड़ी बड़ी रचनात्मक फैसला लेते हैं। तो जिसमें खास तौर पर सबसे पहले किसानों के मुद्दे पे उन्होंने बात की। पूरी कर्जा माफ़ करने का घोषणा था, तो वो पूरी कर्जा माफ़ किया और समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात हुई और वो समर्थन मूल्य में आज तक धान खरीद रहे हैं। और जितना कोटे से बाहर जाके छत्तीसगढ़ में किसानों का धान खरीदी हो रही है। बिजली बिल हाफ की मांग थी, बिजली बिल हाफ हुआ। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर को कोई पूछता नहीं था, आप भी देखे होंगे रोड पे, सड़क पे, गलियों पे कहीं भी गोबर पड़ा रहता था। आज जिनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, जिनके पास एक ठो गाय नहीं है, ऐसे जो बेरोजगार हैं उनको आर्थिक दृष्टिकोण से उठाने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। आज गोबर बेच के लोग मोटरसाइकिल, कार खरीदे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मिलेंगे, कई जगह हुआ है। तो इस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाया है। गौपालकों का व्यवस्था की गई है जो यहाँ के किसान जानवर सुरक्षित रहे, मजबूत रहे। उनको समय पे चारा दी जा रही है। आवारा गाय घूम रहे थे, उनको गोठानों के माध्यम से बंद करने का व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बात, जो वर्मिक कंपोस्ट खाद बन रहा है इसका, तो उसका फसल दुगुना पैदा हो रहा है, किसानों का पैदावार बढ़ रहा है। तो और उसके साथ साथ गोबर गैस का बढ़ावा दे रहे हैं। जो जिस गोबर गैस से जो बन के खाद निकलते हैं, वो खाद भी बहुत अच्छा खाद है और उसमें खेत में उस खाद को डालेंगे तो घास भी नहीं उगेगा। उसी तरह ये गांव-गांव में जो गोठानों की व्यवस्था की गई है, उसके माध्यम से किसानों को और बेरोजगारों को फायदा ही मिल रहा है। खाद और किसानों की बातों से और खेतों की बातों से याद आया, हमने कई बार सोशल मीडिया पे आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि आप आज भी खेतों में काम करती हैं। तो एक राज्यसभा सांसद
और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष इतने साल से आप हैं, एक राजनीतिक हस्ती हैं आप आज देश के कई हिस्सों में ट्रैवल करती हैं, कई महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो इतना ग्राउंड टू अर्थ आप कैसे रहती हैं? खेतों में भी काम कर लेती हैं आप? देखिए, टाइम मिलता है तो चली जाती हूँ। अपना ज़मीन है, अपना खेत है, काम करने में किस बात की शर्म है। किसान घर की बेटी हूँ, बचपना से करते आई हूँ, तो अच्छा लगता है, मन में शांति मिलता है, सुकून मिलता है। जो मैं थोड़ा बहुत खाली टाइम में काम भी कर लिया करती हूँ, खेत भी जाती हूँ, रोपा भी लगाती हूँ, धान भी काटती हूँ, है ना। तो क्या है, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी दिल्ली से आ गई रायपुर, तो रायपुर का घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, तो उसको जमा लूँ, कुछ कर लूँ। तो इसी तरह गांव चली जाती हूँ, तो गांव का भी घर बाड़ी खेती सब देखते रहती हूँ। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आज के युवाओं के लिए कि कैसे कोई इतनी आसमान में इतनी लंबी लंबी उड़ानें भर रहा है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं उसने उन जड़ों को नहीं भूला है, वो जड़ों को पकड़ के रखा है। और कितनी सादगी और कितनी शालीनता से, कितनी मृदुभाषी हैं फूलो देवी जी। ये मैं कोई जबरन तारीफ नहीं कर रहा, ये तो दर्शक देख भी रहे हैं। इनके प्रोफाइल के बारे में सबको पता है कि आज एक राज्यसभा सांसद रहते हुए जो कि देश में हर प्रदेश में दौरा भी कर रही हैं, लेकिन समय आता है, जब समय मिलता है तो खेती किसानी भी कर लेती हैं, घर के काम भी कर लेती हैं, उसमें भी हाथ बटाती हैं। मतलब ये होता है मल्टीटास्किंग। लेकिन जो एक सत्ता में आने के बाद जो एक अहंकार होता है, वो हमें कभी देखने को नहीं मिलता। फूलो देवी जी, आप एक माँ भी हैं, तो कभी गुस्सा आता है आपको बच्चों की शैतानियों से? बच्चे शैतानी कर देते हैं। हमारी माँ ने भी हमको बहुत डांटा, पहले बचपन में बहुत डांटती थी। आपने कभी डांटा है बच्चों को? बात नहीं सुनने से डांटना पड़ता है। माँ हूँ तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को सुधारने के लिए करना ही पड़ेगा, पर ज़्यादा नहीं डांटती हूँ। क्योंकि आपके स्वभाव से कभी लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती भी होंगी। तो गुस्सा मतलब नॉर्मली आपकी प्रकृति लगता है गुस्सा करने वाली नहीं है। क्या है, बच्चे जब छोटे, हमारा छोटा वाला लड़का था ना, 2.5 साल का था, तो मैं MLA थी, तो साथ में लेके जाती थी उसको भोपाल, और मेरा छोटा भाई रहता था उसको संभालने के लिए। फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया तो दोनों बच्चे को मैं बोर्डिंग में डाली कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ करके। तो वहाँ बोर्डिंग में पढ़े हैं बच्चे लोग, और आते हैं तो ही कुछ शरारती करते हैं, तो थोड़ा बहुत डांट पड़ती है, डांट पड़ना करना पड़ता है। बिल्कुल, जो चीज़ जहाँ ज़रूरी है तो माँ का भी कर्तव्य पूरी तरह से निभा देती हैं। जहाँ दुलार है वहाँ तो दुलार देती हैं, जहाँ डांट फटकार की ज़रूरत है वहाँ वो भी होता है। तो सर्वगुण संपन्नता किसे कहते हैं, ये फूलो देवी जी से सीखने लायक है। बहुत से रोल एक जीवन में निभा रही हैं, एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहू का, बेटी का, बहन का, और एक राजनीतिज्ञ का, एक समाज सेवी का। बहुत सी जिम्मेदारियाँ एक व्यक्ति उठाता है तो ज़रूर वो उससे समाज को एक प्रेरणा मिलती है। और एक ऐसे गांव के परिवेश से आके और आज राष्ट्रीय लेवल पे अपना नाम बनाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इस शो का उद्देश्य भी यही है कि एक जो स्ट्रगल की कहानी है, कैसे इस मुकाम तक विशिष्ट लोग पहुंचते हैं, इसीलिए वो विशिष्ट कहलाते हैं, और कैसे इतनी ऊंचाइयों पे रहने के बावजूद भी अपनी जड़ों को नहीं भूलते हैं, अपने पटल को नहीं भूलते हैं। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है, ये सीखने लायक बात है। अब चूंकि राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति के कुछ क्वेश्चन और कुछ सवाल तो लेने ही पड़ेंगे, वरना ये जो साक्षात्कार है ये अधूरा रह जाएगा। फूलो देवी जी, अगले साल या जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि आपकी कांग्रेस सरकार इस बार जो काम कर रही है उसका प्रतिफल मिलेगा दोबारा? निश्चित तौर पर जिस तरह से आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पे काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पूरा बहुमत के साथ आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव लड़ेंगे आप? हाईकमान जो निर्देश करेगा उसका मैं पालन करूँगी।
बहुत ही वाकपटुता से, बहुत ही चतुराई से इस बात का उन्होंने जवाब दिया और यही कारण है कि आज वो इस मुकाम पे पहुंची हैं और आने वाले समय में ये और ऐसी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, यही हम सबकी कामना है। और इस शो का भी यही तात्पर्य है कि ऐसे लोगों के जीवन के बारे में जनता जाने और इनसे प्रेरणा लें। तो ये थी फूलो देवी नेताम जी, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अंत में जाते जाते छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ के ख़ास तौर पर मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि एक तो हमारी नेता प्रियंका जी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन दिया है यूपी में। अब निश्चित तौर पर बहुत काबिले तारीफ़ है। उसमें महिलाएं हिम्मत के साथ आगे आएंगी, बढ़ेंगी, अपने अधिकार के बारे में लड़ाई लड़ेंगे और अपना अधिकार छीन भी सकते हैं लड़के, क्योंकि महिलाएं को दबाया जाता था। अब महिलाएं वैसे नहीं रही हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी और आगे बढ़ रही हैं। और निश्चित तौर पर हर घर की लड़की को स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि एक लड़की यदि पढ़ी लिखी निकलेगी तो पूरा घर पढ़ा लिखा और पूरा समाज पढ़ा लिखा मिलेगा और हमारे देश का विकास होगा। इसलिए मैं ख़ास तौर पर एक महिला और लड़की होने के नाते, जिस तरह हमारे समय बहुत दूर दूर में स्कूल हुआ करता था, तो लड़कियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। कई घर में नहीं भेजेंगे पढ़ने, ऐसे करते थे गांव में। पर अब गांव-गांव में आंगनबाड़ी, गांव-गांव में स्कूल हुआ है, पारा-पारा में स्कूल हुआ है। तो मैं घर के सारे पेरेंट्स से निवेदन करूंगी कि हर घर के लड़की पढ़े, आगे बढ़े, अच्छे बड़े बड़े पदों पे जाए, समाज सेवा करे, नौकरियां करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। हॉस्टल, छात्रावास सब जगह उपलब्ध है। जो पहले की स्थिति में आज ये स्थिति देखने को नहीं मिल रहा है। पहले जैसे मैं खुद हूँ, गांव में पढ़ी, पर हमारे समय हॉस्टल, छात्रावास बहुत दूर में हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बाहर भेजने के लिए लड़कियों को कतराते थे। पर आज सभी के पेरेंट्स भी दूर दूर महिलाओं को भेज रहे हैं, लड़कियों को भेज रहे हैं और वहाँ पे अच्छे ढंग से शिक्षा ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अच्छे से पढ़ें, अपने अधिकार के बारे में समझें, अपने अधिकार के बारे में लड़ें। सबको अधिकार है और इस लोकतंत्र में महिला पुरुष को दोनों को बराबर की हक, बराबर की अधिकार है। तो बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और हर व्यक्ति को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक अंतिम प्रश्न फूलो जी, आपके नेतृत्व में यहाँ पे महिला कांग्रेस में एक अच्छी टीम आपने बनाई है, जैसा कि हमें सोशल मीडिया और बाकी जानकारियों से प्राप्त है। आप लोग ने कई आंदोलन भी किए, धरने प्रदर्शन भी किए, तो टीम को लेके कोई संदेश? मुझे कोई संदेश नहीं है। मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया है, निस्वार्थ भाव से महिलाओं को एक संगठित, एक बहुत बड़ी टीम छत्तीसगढ़ में मैंने जोड़ रखा है। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसके बावजूद मेरी महिलाएं, जो मेरी टीम की महिलाएं हैं, जो भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से या पीसीसी से निर्देश मिलता था, वो जो हम निर्देश करते थे, वो महिलाएं बहुत अच्छा काम की हैं। किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं है, वो संगठन है। और उसके बाद मैंने जो देखा छत्तीसगढ़ में, बाकी जगह का नहीं कह सकती, छत्तीसगढ़ में बहुत एक्टिव होकर ईमानदारी के साथ सारी महिलाएं काम की है और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की भी रही है। और जो उसके बाद की चुनाव हुए, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत की चुनाव और ग्राम पंचायतों की, तो उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी रहे और मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जो संगठन में काम किए हुए महिलाओं को सबसे पहले महत्व दिया। इसके पहले क्या होता था,
किसी अच्छे नामजागी नेता हैं तो उनके घर की अचानक से बहू बेटियों को सामने कर देते थे, तो उन लोग को मिलता था, उन लोग को चुनाव लड़ाया जाता था। पर अब ऐसे नहीं हो रहा है। जो संगठन में जो महिला काम की हैं उनको आगे लाया गया, उनको चुनाव लड़ाया गया और काफ़ी हद तक सफलता मिली है। आज देख रहे होंगे ये सारे जिला पंचायत में कांग्रेस के कब्जा है, सारे नगर निगम में, नगर पालिकाओं में कांग्रेस की कब्जा है और उसमें आधा से ज़्यादा महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। जैसे राजनांदगांव है, बस्तर में सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पे महिलाएं हैं जो महिला कांग्रेस की टीम में थी। दंतेवाड़ा में जिला पंचायत में है, नगर पालिका में वो महिला कांग्रेस की टीम है। तो ये एक दो उदाहरण दी। सुकमा तरफ हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के इलाका में जो महिला कांग्रेस में और कांग्रेस में संगठन में जो काम किए हैं वैसे महिलाओं को पहले प्राथमिकता दिया गया और वो अच्छी तरह अपने कार्य संभाली हुई हैं और महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्र के लिए अपने प्रदेश के लिए निभा रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात। आपने महिलाओं की मीडिया डिपार्टमेंट भी बड़ी स्ट्रांग की हुई है, जो कि चैनल्स पे डिबेट्स में भी अपने पार्टी का पक्ष रखने में कहीं पीछे नहीं हटती हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, हम तो हमेशा हमारा उनके साथ शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है और आप लोग जैसे हमें फ़ोन करते हैं कि आपके ओर से कौन डिबेट में बैठेगा तो हमने भेज देते हैं और ये खुशी की बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा सवालों का जवाब देते हैं, वहाँ बैठती है। बिल्कुल, हो भी क्यों ना, इसीलिए तो नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और हर मोर्चे पे लड़कियाँ लड़ रही हैं और अपना अधिकार को वो पाना जानती हैं और योग्य से योग्य महिलाएं लड़कियां आज सिस्टम में हैं, भारत के इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इस सिस्टम का हिस्सा हैं और हर जगह अपनी ख्यातियों से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। और एक ऐसा ही उदाहरण हमने आज देखा फूलो देवी नेताम जी के ज़रिए, कितनी सहजता से, सरलता से, कितनी मृदु भाषा का उपयोग करते हुए और हर सवाल का जनता के सवाल थे, ये हर जनता के हर सवालों का उन्होंने जवाब दिया और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली महिलाएं जो समझती हैं कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। बिल्कुल पीछे नहीं है, ये तो जो भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये जननी कहा जाता है, तो ये सदियों से ही महिला प्रधान रही हैं। इसीलिए कुंती पुत्र और इसीलिए कौशल्या नंदन भी कहा गया है। तो ये एटीट्यूड की बात है, नज़रिया की बात है। नज़रिया समाज ने बदल चुका है और इसीलिए अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हमने एक बहुत ही अच्छे और विशिष्ट शख्सियत से आज साक्षात्कार किया और उनके कई अनसुने पहलुओं के बारे में हमने जाना और उम्मीद है कि दर्शकों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा और लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।